हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चन। तो ये वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम हो सकता है, जैसे कि जेके एसएसबी के अभी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम आएंगे, जेकेपी एसआई के एग्जाम आएंगे, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न अंडर होम। तो 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया किसके अंडर जो है वो गवर्न होता था। तो सबसे पहले 1858 के एक्ट के बारे में बात करूं तो इसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। इसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसे कहा जाता है। इसके अंडर जो है वो इंडिया किसके अंडर गवर्न होता था? क्या बाय द नेम ऑफ कंपनी के अंडर गवर्न होता था, क्या इन द नेम ऑफ क्राउन के अंडर गवर्न होता था, या इन द नेम ऑफ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर गवर्न होता था, या इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो गवर्न होता था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इंडिया जो है वो इन द नेम ऑफ क्राउन के अंडर गवर्न होता था, यानी कि क्राउन रूल के अंडर गवर्न होता था। और ये क्राउन रूल जो है वो 1858 में स्टार्ट हुआ था और ये 1947 तक जो है वो क्राउन रूल चला था, यानी क्वीन का रूल चला था। और 1858 के एक्ट के बारे में बात करें तो ये जो है वो 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया क्वीन के रूल के अंडर आ गया था। इससे पहले जो है वो इंडिया में जो है वो कंपनी रूल चलता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, जो कि 1773 में स्टार्ट हुआ था और ये जो है वो 1858 तक चला था। 1857 में रिवोल्ट होने के कारण जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया क्वीन के रूल के अंडर आ जाता है। और 1858 के एक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, जैसे कि तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन जो है वो इसे अबॉलिश कर दिया गया था, इसे ख़त्म कर दिया गया था। और इसे अबॉलिश करके जो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया की पोजीशन को बनाया गया था, वाइसराय ऑफ इंडिया। जो ये वाइसराय जो है वो डायरेक्ट क्वीन के अंडर काम करता था। और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो गदर पार्टी जो है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में? क्या मैडम बीकाजी कामा के द्वारा फाउंड की गई थी? क्या लाला हरदयाल जी के द्वारा फाउंड की गई थी? क्या श्यामाजी कृष्णन वर्मा जी के द्वारा फाउंड की गई थी? ये बोथ ए एंड बी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। लाला हरदयाल जी के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। गदर पार्टी का फाउंडर जो है वो लाला हरदयाल जी को माना जाता है। और अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, गदर पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह बाकना जी, जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। सोहन सिंह बाकना जी जो हैं इसके प्रेसिडेंट थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग फिगर्स थी गदर पार्टी में, जैसे कि ताराकांत दास जी। दास जी ये एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग फिगर थी गदर पार्टी में। भाई परमानंद जी भी एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग फिगर थी गदर पार्टी में। भाई परमानंद भी एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग फिगर थी। रामाचंद्रा जी भी एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग फिगर थी गदर पार्टी में। और गदर पार्टी का इनिशियल नेम के बारे में बात करें तो इनिशियली इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इनिशियली इसे जो है वो द पैसिफिक द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से इसे जो है वो जाना जाता था। द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से इसे जो है वो इनिशियली जाना जाता था। और अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करूं, मैडम भीखाजी कामा के बारे में बात करूं, तो ये जो है पर्सनल सेक्रेटरी थी दादा भाई नौरोजी की। ये जो है वो दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, जिन्हें जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मैडम भीखाजी कामा के बारे में बात करें तो इन्हें जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्हें जो है वो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 1907 में रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जो है वो 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी में जाके फॉरेन सॉइल पे जो है वो इंडिया का फ्लैग होस्ट कर दिया था। इसीलिए मैडम भीखाजी कामा को जो है वो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? क्या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? क्या राजाराम मोहन राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? क्या जेम अगस्टस हिक्की जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जेम अगस्टस हिक्की जी द्वारा जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था, और इसका नाम जो था वो बंगाल गैजेट था। बंगाल गैजेट जो है वो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था जेम अगस्टस हिक्की जी द्वारा, और ये जो है वो कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था, कलकत्ता में। और अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, बीजी तिलक जी के बारे में बात करें, तो इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। इन्हें जो है वो
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, भारत में असंतोष के जनक इन्हें कहा जाता है। और इनका एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन था। और 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की जो है वो डेथ हो गई थी। 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। एक ये मराठा लिखा करते थे, मराठा इनका एक पेपर छपता था जो कि इंग्लिश में छपता था। और इनका एक इम्पॉर्टेंट पेपर था केसरी, जो कि मराठी में छपता था। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी द आर्टिक होम टू वेदास, द आर्टिक होम टू वेदास, आर्टिक होम टू वेदास। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य नाम की भी इनकी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जो है वो मोंटेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था। इसे जो है वो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। चैम्सफोर्ड इसमें जो है वो वाइसरॉय थे और मोंटेग्यू जो है इसमें सेक्रेटरी थे। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या था 1919 के एक्ट का? तो क्या इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल इसका इंपॉर्टेंट फीचर था? क्या प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था? क्या डायरकी इन द प्रोविंसेस इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था? या ऑल ऑफ द अबव इसका जो है वो आंसर बनेगा? तो इसका जो है वो डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। इसके अकॉर्डिंग जो है वो डायरकी इन प्रोविंसेस लगाई गई थी, मतलब प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, प्रांतों में जो है डायरकी लगाई गई थी। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें 1919 के एक्ट की, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 6 को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। और क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और वुमेंस को जो है वो राइट टू वोट मिल गया था 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स कब मिला था, तो ये जो है वो 1909 में मिला था। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है वो मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, जिसे जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है 1909 के एक्ट को। मिंटो जो है इसमें वाइसरॉय थे और मॉर्ले जो है इसमें सेक्रेटरी थे। और इसके अकॉर्डिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और लॉर्ड मिंटो को जो है इसी कारण जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी इंडिया में कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया का फादर किसे कहा जाता था? क्या राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता था? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता था? क्या सर अरविंदो घोष जी को कहा जाता था? या भगत सिंह को कहा जाता था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। राजा राम मोहन राय जी को ही जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इन्हें जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी इन्हें कहा जाता है। 1815 में इन्होंने जो है अतम्य सभा को स्टार्ट किया था। अतम्य सभा इन्होंने 1815 में स्टार्ट करी थी। 1828 में इन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था। 1820 में इन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था। 1828 में ही इन्होंने जो है वो सती को अबॉलिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन रखा था। सती को अबॉलिश करने के लिए इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन रखा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के आगे। और 1829 में इनके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनके रेजोल्यूशन के कारण ही जो है वो 1829 में जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो सती को अबॉलिश कर दिया था इंडिया में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो सती को अबॉलिश कर दिया था इंडिया में। इसीलिए इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है कि इंडिया में सती को अबॉलिश करवाने में। और इनके बारे में बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर छपते थे, जैसे कि संवाद कौमुदी नाम का इनका एक पेपर छपता था। संवाद कौमुदी नाम का इनका एक इम्पॉर्टेंट पेपर छपता था जो कि बंगाली में छपता था। और एक इनका इम्पॉर्टेंट पेपर छपता था मीरातुल अकबर के नाम का, मीरातुल अकबर, जो कि पर्शियन में छपता था। पर्शियन में इनका एक पेपर छपता था मीरातुल अकबर। और अगर बात करें इनके बारे में तो इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो इनको राजा का टाइटल जो है वो अकबर सेकंड ने इनको जो है वो राजा का टाइटल दिया था।
और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मतलब कि गिफ्ट टू मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड, क्योंकि ये एक ही भगवान में बिलीव करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और अगर आपको ऑप्शन बी के बारे में बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के बारे में बताऊं, तो इन्होंने जो है वो आर्य समाज को स्टार्ट किया था, स्लोगन दिया था इन्होंने गो बैक टू वेदास। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी सत्यरथ प्रकाश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी थी? क्या कस्तूरबा गांधी जी बनी थी, क्या सरोजनी नायडू जी बनी थी, क्या एनी बेसेंट बनी थी, या अरुणा असफ अली बनी थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा है तो वो एनी बेसेंट बनी थी, क्योंकि ये 1917 के सेशन में बनी थी। 1917 का सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उसमें जो है वो एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी थी, तो वो जो है सरोजनी नायडू बनी थी। और ये जो है 1925 में बनी थी, नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन हुआ था आईएनसी का। नागपुर सेशन जो है वो आईएनसी का हुआ था। वहाँ पे ये जो है वो नागपुर नहीं, कानपुर का सेशन हुआ था। आईएनसी का कानपुर सेशन हुआ था 1925 में। वहाँ पे जो है वो सरोजनी नायडू जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो इन्हें जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें जो है वो भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है 1925 में जो है वो कानपुर सेशन में जो है वो आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर एनी बेसेंट के बारे में बात करें दोबारा हम, तो 1917 में ये जो है वो कोलकाता सेशन में जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। और ये जो है वो आयरलैंड से आई हुई एक लेडी थी। और इन्होंने जो है वो 1916 में जो है वो होम रूल लीग भी स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने जो है वो 1916 में जो है वो होम रूल लीग स्टार्ट करी थी, जिसके हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पे बनाए थे? मद्रास में इन्होंने जिसके जो है वो हेडक्वार्टर बनवाए थे। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या वारन हास्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, या लॉर्ड वेल्सले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है वो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंडिया में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सिस्टम जो है वो 1765 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है वो 1765 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है वो 1772 तक लास्ट किया था। 1772 तक जो है डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम चला था। और 1772 में जो है वो इसको डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को जो है वो वारन हास्टिंग ने जो है वो अबॉलिश कर दिया था। और अगर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में आपको मैं पॉइंट बताऊं, तो इन्होंने जो है वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इन्होंने जो है वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, जो कि 23 जून 1757 में हुई थी। जो कि इन्होंने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे। और ये जो है वो नवाब ऑफ बंगाल के साथ लड़े थे। और उस समय नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? तो उस समय जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो थे सिराज उद्दौला। उस समय जो है वो बंगाल के जो है वो नवाब थे, उनके साथ जो है वो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, जिसे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो जीत लिया था। और अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें, तो इन्हें जो है वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल करवाई थी, जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता था। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे, क्वेश्चन डाला इनके ऊपर मैंने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। तो साल्ट सत्याग्रह जो सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने 1930 में स्टार्ट किया गया था, साल्ट सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? क्या दांडी से स्टार्ट किया था, क्या साबरमती से स्टार्ट किया गया था, क्या पावनार से स्टार्ट किया गया था, या सेवाग्राम से स्टार्ट किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, साबरमती आश्रम से उन्होंने जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो है वो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और ये जो है वो उन्होंने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। और ये जो है वो 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये सत्याग्रह चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये जो है वो 24 डेज तक चला था।
और इन्होंने जो है वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये स्टार्ट किया गया था, और ये जो है वो उन्होंने डांडी तक जो है वो डांडी तक जो है ये चले थे, और उन्होंने जो है वो 24 दिन का सफ़र जो है वो तय किया था। और गांधी जी के साथ जो है वो इसमें जो है वो 78 इनके जो है वो फॉलोअर्स थे। इस मूवमेंट में इनके साथ जो है वो इनके 78 फॉलोअर्स थे, और 78 फॉलोअर्स थे। और गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस यानी कि साल्ट सत्याग्रह को आगे किसने चलाया था, तो उनके अरेस्ट होने के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने आगे चलाया था, तो ये जो है वो अब्बास त्याबी जी ने उसके बाद जो है वो इनके साल्ट सत्याग्रह को जो है वो आगे चलाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज फॉट बिटवीन। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून को, वो किसके बीच में हुई थी? क्या टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी? क्या हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी? क्या सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, या नन ऑफ? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, और ये जो है वो 23 जून 1757 को हुई थी, जिसे जो है सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। और सिराजुद्दौला के हारने का मेन कारण जो है वो माना जाता है कि इनके एक गवर्नर थे मीर जाफ़र नाम के इनके गवर्नर थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे। और इन्होंने जो है वो सिराजुद्दौला की सेना के जितने भी राज थे वो जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को बता दिए थे, जिसके कारण जो है वो सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी को जो है वो हार गए थे। और अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें, तो इन्होंने जो है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ी थी। इन्होंने जो है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी थी जो कि 1767 में हुई थी, जो 1767 से 1769 में हुई थी। ये जो है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है वो हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो लड़ी थी। और 4 जो है वो एंग्लो मैसूर वार हुई हैं, 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोटल जो है वो 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी इन एक्सेशन पॉलिसी वॉज। तो चीफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या था लॉर्ड डलहौजी की इन एक्सेशन पॉलिसी का? क्या आउटराइट वॉर था, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, क्या सब्सिडियरी अलायंस था, या डबल गवर्नमेंट था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। लॉर्ड डलहौजी की जो चीफ इन एक्सेशन की पॉलिसी का चीफ इंस्ट्रूमेंट जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसे जो है वो हड़प की नीति भी कहा जाता था। क्योंकि इसमें जो क्या होता था कि अगर किसी भी राजा का जो है वो लीगल हायर नहीं है, मतलब उनकी कोई अपनी संतान या अपना बेटा नहीं है, तो उनसे जो है वो उनका जो है वो जितना भी एरिया जितने जो है वो छीन लिया जाता था, और वो जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर जो है वो आ जाता था। और अगर आपको मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो 1848 से जो है वो 1856 तक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और इन्हें जो है मेकर ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें जो है वो मेकर ऑफ न्यू इंडिया भी लॉर्ड डलहौजी को जो है वो कहा जाता है। इनके टाइम पे जो है वो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो सेटअप हुई थी इंडिया में, जो कि मुंबई टू ठाणे के बीच में पहली रेल जो है वो इनके टाइम पे चली थी। टेलीग्राफ लिंक भी जो है वो इंडिया में जो है वो इनके टाइम पे ही सेटअप हुआ था। टेलीग्राफ लिंक भी इनके टाइम पे ही सेटअप हुआ था। और इन्हीं के टाइम पे जो है वो पोस्टल लिंक भी जो है वो इन्हीं के टाइम पे जो है वो सेटअप हुआ था। और अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताऊँ, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि के बारे में बताऊँ, तो ये जो है वो लॉर्ड वेल्सली के द्वारा चलाई गई थी। ये जो है वो लॉर्ड वेल्सले के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन 1853 विच रैन बिटवीन। तो मैंने आपको अभी बताया कि टेलीग्राफ लाइन जो है वो इंडिया में सेटअप हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो ये जो है वो पूछ रहे हैं कहाँ से कहाँ तक ये जो है वो सेटअप हुई थी। क्या ये कलकत्ता और आगरा के बीच में सेटअप हुई थी? क्या ये बॉम्बे और थाने के बीच में सेटअप हुई थी? क्या ये आगरा और मद्रास के बीच में सेटअप हुई थी, या कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में सेटअप हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये जो है वो कलकत्ता और आगरा के बीच में सेटअप हुई थी, और ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सेटअप हुई थी। और बॉम्बे टू ठाणे जो है वो इनके टाइम पे रेलवे लाइन चली थी। रेलवे लाइन जो है फर्स्ट रेल जो है वो बॉम्बे टू ठाणे चली थी, और ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही चली थी। और ये जो है वो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इस रेलवे लाइन ने जो है वो मतलब इस रेल ने जो है वो पहली बार जो है वो बॉम्बे टू ठाणे का डिस्टेंस कवर किया था, जो कि 34 किलोमीटर का था। और सेकेंड एंग्लो सिख वार भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुई है। सेकेंड एंग्लो
सिख वॉर भी जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुई है, जो कि 1848 से 1849 के बीच में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो पंजाब को जो है वो अनेक्स कर लिया गया था। पंजाब को जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है वो हड़प लिया गया था। पंजाब को जो है वो अनेक्स जो है वो कर लिया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। तो क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो जिसके टाइम पे जो है वो रेलवे जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी? क्या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी? क्या लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी? क्या लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी? या लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है वो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, और फर्स्ट रेल जो है वो बॉम्बे टू थाने के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उस रेल ने कवर किया था। और अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें, तो ये जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये जो है यही जो है वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही है। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही है, ये जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। और अगर आपको ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात बताऊं, लॉर्ड कर्जन के बारे में बताऊं, तो इनके टाइम पे जो है बंगाल पार्टीशन हुई थी। इनके टाइम पे जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो इनके टाइम पे जो है वो बंगाल की जो है वो पार्टीशन हुई थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज गांधी सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो इनमें से किसने जो है वो गांधी जी को अपोज किया था, जब वो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग रॉलेट एक्ट के अपोज जो है वो सत्याग्रह कर रहे थे? क्या एनी बेसेंट ने इन्हें अपोज किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें अपोज किया था, क्या अब्दुल बारी ने अपोज किया था, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। एनी बेसेंट ने इन्हें जो है वो अपोज किया था उस टाइम पे, जब ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मतलब रॉलेट एक्ट के अपोज जो है वो सत्याग्रह कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में आया था, 1919 में आया था। और इनको जो है वो एनी बेसेंट ने जो है वो अपोज किया था। इसके कारण जो है वो एनी बेसेंट ने 1920 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था, उसको ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इनके बीच में और गांधी जी के बीच में जो है वो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। और एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो ये जो है वो आयरलैंड से आई हुई लेडी थी। इन्होंने जो है 1917 में ये जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि कलकत्ता सेशन हुआ था, तो ये जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। और इन्होंने जो है वो होम रूल लीग को भी स्टार्ट किया है। इन्होंने जो है वो होम रूल लीग को जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया है, जो कि 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके हेडक्वार्टर इन्होंने जो है वो मद्रास में बनाए थे। और होम रूल लीग को जो है वो बीजी तिलक के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है। बीजी तिलक के द्वारा भी होम रूल लीग को चलाया गया था, जो कि 1916 में ही चलाया गया था। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? इनके हेडक्वार्टर थे पूना, महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो हेडक्वार्टर जो है वो पूना में बनाए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जब जो है वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था? क्या लॉर्ड कैनिंग थे, क्या हास्टिंग थे, क्या डलहौजी थे, या कर्जन थे? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। यही जो है वो गवर्नर जनरल थे जब 1857 का जो है वो रिवोल्ट हुआ था। और 1857 के रिवोल्ट का मेन कॉज क्या माना जाता है कि 1857 के रिवोल्ट का मेन कॉज माना जाता है कि मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके आटा में जो है वो बोन हड्डियों के चूरे को जो है वो मिक्स किया जाने लगा था, और उनको जो है वो न्यू एनफील्ड राइफल मिली थी। इंडियन सोल्जर्स को जो है वो न्यू एनफील्ड राइफल मिली थी, एनफील्ड राइफल्स मिली थी, जिसपे जो है वो कोटिंग होती थी, पिग और कऊ के जो है वो मांस या चर्बी की जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोटिंग होती थी। तो ये जो है वो सीधा इंडियंस के रिलीजन पे अटैक था। तो ये जो है मेन काज माना जाता है कि जिसके कारण जो है वो 1857 का रिवोल्ट हुआ। और भी बहुत सारे काजेस थे जिसके कारण जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ, जैसे कि इंडियन सोल्जर्स को सेम रैंक पे होने पे भी जो है वो सैलरीज डिफरेंट मिलती थी, उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। डेन ऑफ इंडियन वेल्थ का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण जो है वो 1857 का जो है वो रिवोल्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सिपाही हु रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेज एंड किल्ड एडजुआंट।
तो कौन सा जो है वो फर्स्ट सिपाही था जिसने जो है वो ग्रीस कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया था और उन्होंने जो है वो किल कर दिया था जॉन का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो बंदों को जो है वो मार दिया था। तो कौन था, क्या शिवराम थे, क्या अब्दुल रहीम थे, क्या मंगल पांडे थे या हरदेव थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा मंगल पांडे। इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्रीस कार्टेज राइफल जो आती थी जिन पे जो है पिग और कऊ की जो है वो चर्बी की कोटिंग होती थी उसको यूज़ करने से मना किया था और इन्होंने जो है वो 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर ही जो है वो गोलियां चला दी थी और इसके कारण इन्हें जो है वो हैंग कर दिया गया था, मतलब इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसी कारण जो है वो 1857 के रिवोल्ट को जो है वो सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है कि सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, मतलब कि सोल्जर्स का विद्रोह भी इसे कहा जाता है। और इनके जो है वो मंगल पांडे के जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट करने के बाद ये जो है वो 1857 का रिवोल्ट जो है वो मास मूवमेंट बन गया। इसके बाद इसमें जो है वो पीजेंट्स भी जुड़ गए, फार्मर्स भी जुड़ गए, जमींदार्स भी जुड़ गए। इसमें जो है वो पीजेंट्स जुड़ गए, फार्मर्स जुड़ गए, जमींदार जुड़ गए और ये जो है वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो है ये रिवोल्ट होने लगा। जैसे कि दिल्ली में ये रिवोल्ट जो है वो जनरल बख्त खान जी के द्वारा लीड किया गया, जनरल बख्त खान के द्वारा दिल्ली में इसे जो है वो लीड किया गया। कानपुर में इसे जो है वो नाना साहिब के द्वारा लीड किया गया, कानपुर में इसे जो है वो नाना साहिब के द्वारा जो है वो लीड किया गया 1857 के रिवोल्ट को। और अगर बात करें अवध के बारे में तो अवध में जो है वो बेगम हजरत महल ने जो है वो इसे लीड किया, बेगम हजरत महल ने इसे लीड किया अवध में, बेगम हजरत महल ने इसे लीड किया। और बिहार में बात करें तो अमर सिंह और कुंवर सिंह ने इसे जो है वो लीड किया। झांसी में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेट में किसने जो है वो इसे लीड किया था, तो ये हमको जो है वो पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड विवेकानंद अटेंड द फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1903। तो विवेकानंदा ने जो है वो कहाँ पे जो है वो जाकर जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को जो है वो अटेंड किया था? क्या अलास्का में जाकर अटेंड किया गया था, क्या शिकागो में जाकर अटेंड किया था, क्या न्यूयॉर्क में जाकर अटेंड किया था या वाशिंगटन में जाकर अटेंड किया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, शिकागो में जाके जो है वो विवेकानंदा जी ने जो है वो इसे अटेंड किया था। और इनके फर्स्ट वर्ड जो थे जब इन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की थी तो उन्होंने कहा था ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये वर्ड्स इन्होंने यूज़ करके जो है वो अपनी स्पीच को जो है वो स्टार्ट किया था। और अगर इनके बारे में बताऊं मैं आपको स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में, तो इन्होंने जो है वो रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था। इन्होंने जो है वो रामाकृष्णा मिशन को इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था और इन्होंने इस मिशन को जो है वो अपने गुरु रामाकृष्णा के नाम पे स्टार्ट किया था। इन्होंने जो है वो बेलूर मठ की स्थापना भी की थी, बेलूर मठ की स्थापना भी इन्होंने जो है वो विवेकानंदा ने की थी। और इनका अर्लियर नेम विवेकानंदा जी का क्या था, तो इन्हें अर्लियर नेम के नाम से जाना जाता था, नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से जाना जाता था। विवेकानंदा जी को नरेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा जाना जाता था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स भी हैं इनके जो पूछे जाते हैं पेपर एग्ज़ाम में कि कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं वो विवेकानंदा जी के द्वारा लिखे जाते थे। तो इनका एक पेपर इंपॉर्टेंट था प्रबुद्ध भारत एक इनका इम्पोर्टेंट पेपर था। उद्बोधना भी एक इनका इम्पोर्टेंट पेपर था, उद्बोधना ये भी एक इनका जो है वो एक इम्पोर्टेंट पेपर था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी के फर्स्ट सेशन को जो है वो किसने प्रिसाइड किया था, कौन सा मतलब जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो आईएनसी का बना था? क्या ए ओ ह्यूम बने थे, क्या दादा भाई नौरोजी बने थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले बने थे या WC बनर्जी बने थे, उमेश चंद्र बनर्जी बने थे? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उमेश चंद्र बनर्जी जो है वो आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और आईएनसी का फर्स्ट सेशन जो हुआ था 1885 को हुआ था, 1885 28 दिसंबर को हुआ था। और ये जो है वो पूना में होना था सबसे पहले, ये सेशन जो है वो पूना में होना था, लेकिन पूना से ये जो है वो शिफ्ट हो गया, पूना से ये सेशन जो है वो शिफ्ट हुआ था बॉम्बे में, क्योंकि पूना में जो है वो आउटब्रेक हो गया था कॉलरा का। और बॉम्बे में ये कहाँ पे हुआ था, तो बॉम्बे में ये जो है वो गोपाल दास तेजपाल कॉलेज में ये जो है वो सेशन जो है वो
हुआ था और इसको जो है वो लीड जो है वो मतलब इसके प्रेसिडेंट जो है वो WC बनर्जी बने थे। और अगर आपको INC के बारे में बताऊं तो INC जो है वो एओ ह्यूम द्वारा फाउंड की गई थी। सॉरी, INC जो है वो एओ ह्यूम द्वारा फाउंड की गई थी। एओ ह्यूम द्वारा फाउंड की गई थी। और उस टाइम पे जो है वो वॉइसरॉय कौन थे, तो उस टाइम पे जो है वो वॉइसरॉय जो है वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे जो है वो वॉइसरॉय थे जब जो है वो INC बनी थी। और INC जो है वो 1885 में बनी थी 28 दिसंबर को। और इसी दिन INC का जो है वो फर्स्ट सेशन भी हो गया था। और अगर आपको मैं गोपाल कृष्ण गोखले के जी के बारे में बताऊं, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्हें जो है वो पॉलिटिकल एडवाइज़र या पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है गांधी जी का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसे जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, क्या महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, या जस्टिस फर्नांडिस जी को जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका जो है बहुत ही सिंपल आंसर है, दादा भाई नौरोजी, इन्हें जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये बनेगा। और ये जो है वो इन्होंने 1825 से 1917 तक जो है वो अपनी सर्विसेज दी हैं इंडिया को। 1825 से 1917 तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं इंडिया को। और इन्होंने जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में इंडिया को बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में इंडिया को बताया था। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है जो कि है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी पर्सनल, जिनका नाम था मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जो है वो स्टटगार्ट जर्मनी में जो है वो इंडिया का फ्लैग होस्ट कर दिया था। और अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है वो 1900 का सेशन, जब INC का 1906 का सेशन हुआ था कलकत्ता में, 1906 का सेशन हुआ था, तो इन्होंने जो है वो स्वराज का वर्ड यूज़ किया था INC में। और इन्होंने कहा था, फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो स्वराज का वर्ड यूज़ किया था। और इन्होंने कहा था कि मतलब इन्होंने कहा था कि सम काइंड ऑफ स्वराज जो है वो हमें चाहिए। पूर्ण स्वराज की उस समय तो इन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन स्वराज वर्ड जो है वो INC में जो है वो पहली बार जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, यूज़ किया गया था। और वो जो है वो 1906 के सेशन में जो है वो यूज़ जो है वो किया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो है वो कौन सा जो है वो मतलब इनमें से कौन सी एसोसिएशन जो है वो बनाई गई थी? क्या लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बनाई गई थी? क्या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इनके द्वारा बनाई गई थी? क्या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इनके द्वारा बनाई गई थी? या पूना सार्वजनिक सभा जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये जो है वो इन्होंने 1905 में स्टार्ट करी थी। और 1905 में ये जो है वो INC के प्रेसिडेंट बने थे। INC के प्रेसिडेंट बने थे जबकि बनारस सेशन हुआ था, INC का बनारस सेशन हुआ था। और 1905 में ही जो है वो बंगाल की जो है वो पार्टीशन हुई थी। तो उस टाइम पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि INC के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और ये जो है वो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के भी ये जो है वो पार्ट थे, स्वदेशी मूवमेंट को भी इन्होंने जो है सपोर्ट किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने जो है स्टार्ट की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का एम क्या था? इसका एम था कि एम टू यूनाइट इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का एम था एम टू यूनाइट इंडिया एंड ट्रेन डिफरेंट स्किल्स। इसका एम था एम टू यूनाइट इंडिया एंड टू ट्रेन डिफरेंट स्किल्स। इंडियंस को जो है वो डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाए, जिससे जो है वो स्वदेशी को प्रमोट किया जाए और जो है वो बॉयकॉट किया जाए फॉरेन गुड्स का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट, इनमें से कौन सा लीडर जो है वो मॉडरेट लीडर नहीं है? तो सबसे पहले मैं अगर आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में ही थोड़ा सा बताऊं, तो जो है वो INC का एक सेशन हुआ था 1907 में, जहाँ पे रास बिहारी घोष जो है इसके प्रेसिडेंट बने थे। और इस 1907 के सेशन को जो है वो इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इसे जो है वो सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो INC डिवाइड हो गई थी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। और मॉडरेट्स में जो लीडर आए थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जैसे कि रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले,
फिरोज शाह मेहताब, उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं वो मॉडरेट्स में आते हैं। और ये लीडर्स जो कहते कि थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स से अपनी कोई भी मांग मनवाएंगे तो हम जो है वो ये प्रेयर या पटिशन से मनवाएंगे, हम वायलेंस का यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट में जितने भी लीडर आते थे, जैसे कि लाल बाल पाल इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। ये जो है वो वायलेंस का यूज़ करके जो है वो ब्रिटिशर से जो है वो अपनी जितनी भी मांगें जो है वो मनवाते थे। तो इस 1907 के सेशन में जो है वो INC स्प्लिट हो गई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन से लीडर जो है वो मॉडरेट्स में आते हैं, कौन से एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, मतलब इनमें से कौन सा लीडर जो है वो मॉडरेट में नहीं आता है। तो लाला लाजपत राय सबसे पहला ही आंसर बनेगा, ये जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और बाकी ये जो है वो लाला लाजपत राय जी जो है वो ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और अगर पूछा जाए कि मतलब INC की रीयूनियन कब हो गई थी, मतलब कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रीयूनियन कब हो गए थे, कब ये जुड़ गए थे, तो ये जो है वो 1916 के लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ में सेशन हुआ था, जहाँ पे जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो है वो रीयूनियन जो है वो दोबारा से हो गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।